नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं श्री राम सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। वीडियो लेक्चर की इन आने वाली सीरीजों में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि और मानव अधिकार से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि, जैसे नाम से जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर प्लस राष्ट्रीय यानी राष्ट्रों के मध्य विद्यमान विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि, जब हमारे पास हमारी खुद की राष्ट्रीय विधि है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय विधि का जो क्षेत्राधिकार होता है वो उसी राष्ट्र, उसी राज्य में ही होता है और उसी राज्य के लोगों पर वो विधि लागू होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि पूरी दुनिया पर लागू होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि की हमें आवश्यकता क्यों है? देखिए, आज पूरी दुनिया में कहीं पर कुछ भी घटनाक्रम हो, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे आम जीवन पर पड़ता है। बहुत छोटे से सरल एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जैसे जब खाड़ी देशों में स्थिरता होती है, मध्य पूर्व में जब भी कोई स्थिरता होती है तो स्वतः ही वहाँ पर तेल के दामों में बढ़ोतरी होती है, जिसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई के रूप में होता है। आज कहीं भी देश में कोई भी आतंकवाद की कोई भी घटना घटित हो रही है या कोई भी देश किसी देश पर वीजा प्रतिबंध लगाता है तो उस देश के नागरिकों पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो उस देश की यात्रा नहीं कर पाती। उसी तरह एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाते हैं, कई देश मिलकर किसी एक देश पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे कि ईरान का मामला अभी करंट में आप लोगों के सामने है। ईरान पर प्रतिबंध का क्या असर हुआ कि ईरान में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो महंगे हो गए, वहाँ पे बेरोजगार की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण किसी विशेष देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता क्यों है हमें? अंतर्राष्ट्रीय विधि दुनिया में शांति स्थापित करने की कोशिश में लगी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शक्ति संघर्ष को सीमित करती है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीति है वो केवल और केवल संघर्ष की राजनीति हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहा हूँ, एक देश दूसरे देश को बलपूर्वक दबाना चाहता है, एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो शक्ति, सत्ता, इन सभी चीज़ों का सहारा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विश्व शांति का आधार तैयार करती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि ने ही हमें आणविक तथा जो संहारक शस्त्र है उनकी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के मध्य जो भी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलाप होते हैं उनको नियंत्रित करती है। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्गीकरण। सबसे पहले हम परिभाषाओं को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को आरंभ में राष्ट्रों की विधि कहा जाता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शब्द प्रचलित नहीं था। और जैसा कि राष्ट्रों की विधि ये अपने आप में एक भ्रमपूर्वक शब्द है, इससे आभास होता है कि हम कई राष्ट्रों की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। कई राष्ट्रों की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी को लेकर न्यायशास्त्री जर्मी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस में किया, जो कि 1789 में पहली बार प्रकाशित हुई। हाँ, यहाँ पर आप डेट को ध्यान में रखिएगा, 1789 में प्रथम बार प्रकाशित हुई। कई बुक्स में आपको ये सन अलग अलग मिलेगी, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में किया, जो 1789 में पहली बार प्रकाशित हुई। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसका जो अधिकतर विकास हुआ है वो यूरोपीय देशों में हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि केवल और केवल यूरोपीय देशों में ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी दो राज्यों के मध्य जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, जो राजनीतिक आर्थिक संबंध होते हैं, वो हमें व्यापक तौर पर देखने को मिलते हैं। युद्ध की विधि का विकास भारत में पहले भी हो चुका है। जो इतिहास के विद्यार्थी होते हैं उन्होंने ये अच्छी तरह से जाना है। भारत तो एक ऐसा ही राष्ट्र है जिस पर हमेशा ही विदेशी आक्रमणकारियों का हमला होता ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो
स्वरूप है वो प्राचीन संस्कृति जिसमें भारत है, चीन है, मिस्र है, रोम है, इन संस्कृतियों में देखने को मिलता है। लेकिन जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसके अधिकांश नियम कायदे वो यूरोपीय और पश्चिमी देशों से आए हुए हैं। ह्यूगो ग्रोसियस जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिनको अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, और ओपेनहाइम ये आधुनिक न्यायशास्त्री है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो वर्तमान स्वरूप है उसके विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। चलिए शुरू करते हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं हम। परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी टॉपिक्स को समझने के लिए, और एग्जाम की दृष्टि से भी ये परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ओपेनहाइम की परिभाषा की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो हम वर्तमान में जो स्वरूप देख रहे हैं उसके विकास का श्रेय ओपेनहाइम को जाता है। ओपेनहाइम जर्मनी के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय विधि में ओपेनहाइम के विचार हैं। ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों की विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। कुछ शब्द है यहाँ पर, राष्ट्रों की विधि, रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियम एवं सभ्य राज्य। इन्हीं शब्दावली पर इस परिभाषा की कुछ आलोचना हुई है। आलोचना के कुछ बिंदु हम उनको देख लेते हैं। आलोचकों का कहना कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय नहीं है, अपितु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। शुरुआती दिनों में अंतर्राष्ट्रीय विधि जब अपने विकास के दौर में थी, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जब उद्भव ही हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय केवल और केवल राज्य थे। आने वाले अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कि जो फिक्शनल थ्योरी है अंतर्राष्ट्रीय विधि में, जिसको हम कल्पित सिद्धांत कहते हैं, उसमें राज्य को केवल और केवल एक अमूर्त संरचना माना है। उसमें यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम कायदे राज्य के द्वारा सीधे सीधे उसके नागरिकों पर लागू होते हैं। तो उन्होंने राज्य को केवल और केवल एक कल्पना ही माना है, और ये सही भी है। आज यूनाइटेड नेशंस जैसी कई संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विद्यमान है, और वो सीधे सीधे राज्यों से अपनी संविधाएं अपनी कॉन्टेक्ट करते हैं, और उनके जो द्वारा उनके लिए गए फैसले, उनके द्वारा बनाए गए कानून वो सीधे सीधे राज्यों के नागरिकों पर प्रभाव डालते हैं। नियमों का समूह शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्थिरता का एहसास कराती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि गतिशील एवं जीवंत विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में गतिशील एवं जीवंत विधि इसलिए कही जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार निर्णय लेती है। जैसे आतंकवाद, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विधि ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि ने पर्यावरण से संबंधित कई विधियों का विकास किया है। इसके अलावा भी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम जो मानव अधिकारों में पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए महिलाएं एवं बच्चों के हकों में जो भी फैसले लिए गए हैं उनको सीधे सीधे राज्यों ने अपनी विधायिका के द्वारा लागू किया है, या राज्यों की न्यायपालिकाओं ने उन कानूनों को लागू करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के अलावा सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विधि रूढ़ि और परंपराओं के अलावा, रूढ़ियों या परंपराओं का मतलब राष्ट्रीय विधि में क्या होता है कि हमारे पास हमारी एक विधायिका होती है, वो विधायिका राष्ट्र की जरूरत के अनुसार कानूनों का निर्माण करती है। जबकि आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं और वो नियम ही आगे धीरे धीरे कानूनों का रूप ले लेते हैं। वो नियम ही दो देश आपस में मानने को बाध्य हो जाते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल जो इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है, नेपाल और भारत के दरमियान आवागमन के लिए आपको पता है किसी भी प्रकार की वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। नेपाल और भारत के नागरिक आसानी से अपने देश से दूसरे देश जैसे भारत और नेपाल वो आपस में आराम से आ जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई जो सामुद्रिक विधि के जो हम नियम देखते हैं वो सारे के सारे परंपराओं के ही
बनाए हुए नियम हैं। लेकिन सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसके अनुच्छेद 38 के परिच्छेद 1 के खंड सी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये उसमें कहा गया कि ये विधिक सिद्धांतों का न समाप्त होने वाले ये नियम है। इन नियमों में राज्य की आंतरिक विधि शास्त्र की भी झलक देखने को मिलती है, जैसे दूसरे पक्ष की भी सुनो, कोई अपने मामले में जज नहीं हो सकता। इसके अलावा पश्चिमी देशों के कुछ प्रतिपादित सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग बन चुके हैं। इसका उल्लेख हमें पोकेट हबानावाद में न्यायमूर्ति ग्रे के शब्दों में मिलता है। न्यायमूर्ति ग्रे ने कहा कि कुछ देश, जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनी ही विधि का भाग मानते हैं और उनके द्वारा लिए गए निर्णय सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग बन जाते हैं। इस परिभाषा की सबसे ज्यादा आलोचना सभ्य राज्य शब्दावली पर हुई है। ओपेनहाइम ने केवल यूरोपीय राज्य उन्हीं को सभ्य राज्य माना है। इसके अलावा उन्होंने भारत, चीन, मिस्र, रोम जैसी प्राचीन संस्कृतियां और जो अन्य देश है उन सभी की उपेक्षा की है। लेकिन विदित है कि ओपेनहाइम ने यह परिभाषा 1905 के दौरान दी है। 1905 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में काफी उथल पुथल था। यूरोपीय देशों में काफी उस समय अराजकता ही फैली हुई थी। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा था या कर रहा था। लेकिन उसके बाद में ओपेनहाइम की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, ओपेनहाइम की पुस्तकों में इस शब्दावली को हटा दिया गया है और ओपेनहाइम की नवे संस्करण की हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को देखते हैं, जो बहुत ही मान्य परिभाषा है और बहुत ज़्यादा इसको प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। ये नियम प्राथमिक रूप से राज्यों को नियंत्रित करते हैं, परंतु राज्य ही केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। तो पहले संस्करण की परिभाषा और नवे संस्करण की परिभाषा में अगर हम तुलना करें तो ये परिभाषाएं एक दूसरे की से पूरी तरह से विपरीत है। यहाँ पर राज्य के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना गया है और जो उनके बीच में जो भी पारस्परिक संबंध होते हैं उनमें विधि का बल डाला गया है। पहली परिभाषा में आप देखिए उन्होंने क्या कहा गया है, पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। वहां पर राज्यों की इच्छा थी कि इन नियमों को माने या ना माने, लेकिन अभी वर्तमान नवे संस्करण की उनकी परिभाषा में अगर हम देखें तो उसको विधि का बल प्रदान किया गया है कि राज्य मानने के लिए बाध्य होंगी। एक प्रसिद्ध न्यायशास्त्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि इसलिए विधि है क्योंकि राज्य उनको अपने ऊपर लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब यहां अंतर्राष्ट्रीय विधि को बाध्यकारी रूप दिया गया है। ओपेनहाइम की यह परिभाषा स्टार्क की परिभाषा से मिलती जुलती है। एक बार हम स्टार्क की परिभाषा को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांश राज्यों के आचरण संबंधी वे सिद्धांत तथा नियम है जिन्हें वे अपने ऊपर बंधनकारी मानते हैं। अर्थात उन्होंने उसको विधि का प्रभाव दिया है तथा सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में मानते हैं और उनके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी, उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम, एवं व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वे नियम जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है। ये सारे के सारे नियम, कायदे, कानून, इन सबको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत रखा है। केल्सन की परिभाषा। केल्सन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के मध्य ऐसे नियमों के समूह का नाम है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करती हैं। इनकी परिभाषा ओपेनहाइम के प्रथम संस्करण की परिभाषा से मिलती जुलती है और केल्सन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। इनकी भी हम आलोचना प्रथम संस्करण
ओपेनहाइम के प्रथम संस्करण में दी हुई परिभाषा के आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आगे चलने से पहले हम ग्रोसियस के बारे में जानते हैं। जैसे हर एक विधि में किसी विशेष व्यक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय विधि में ग्रोसियस, जिनका जन्म 1583 में हॉलैंड में हुआ, उनका ही बड़ा ही योगदान है। इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता भी कहा जाता है। इस पर भी काफ़ी विवाद है, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। पहले हम ह्यूगो ग्रोसियस के बारे में जान लेते हैं। ह्यूगो ग्रोसियस का जन्म हॉलैंड में 1583 में हुआ। 15 वर्ष की आयु में इनको लीडेन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉज की डिग्री मिल गई और ये अपने वकालत का जो इनका पेशा था उसको करना शुरू कर दिया इन्होंने प्राकृतिक विधि की धारणा का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पेश किया। पहले प्राकृतिक विधि को अधिकांश विद्वान धर्म और ईश्वर से जोड़ते थे, लेकिन उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इसका पेश किया। उनके अनुसार प्राकृतिक विधि वास्तव में उचित तर्क का आदेश है। उन्होंने न्यायोचित युद्ध और अन्यायोचित युद्ध की भी अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को न्याय और अन्याय के पलड़े पर तोला। ग्रोसियस ने राष्ट्र की विधि में प्राकृतिक विधि, जिनको उन्होंने तर्क की विधि भी कहा है, के विचार को उन्होंने शामिल किया और उन्होंने कहा ऐसे नियम है ना वो अपरिवर्तनीय होते हैं। ग्रोसियस को सबसे अधिक प्रसिद्धि उनकी पुस्तक युद्ध तथा शांति की विधि डी जूरे बेली एस पेसिस से मिली। ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी और ये पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में एक पहली पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इस संबंध में ओपेनहाइम ने कहा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि विज्ञान ग्रोसियस की इसी पुस्तक से प्रारंभ होती है। ग्रोसियस का विचार था अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रभुत्व संपन्न राज्यों के मध्य संबंधों को न केवल शांति के समय बल्कि युद्ध के समय भी विनियमित करती है। ग्रोसियस की यह पुस्तक को युद्ध के नियमों पर लिखी हुई पुस्तक माना जाता है और इस कारण से उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन की शुरुआत की है, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं, लेकिन इसकी भी कई विद्वान आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना में हॉलैंड, ब्रैडली ये शामिल है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास का चरण जेंटिलिस ने शुरू किया और इनकी जो पुस्तक उनमें जेंटिलिस की पुस्तक की ही झलक है, लेकिन ये उनकी पुस्तक उस समय इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ भी तो ऐसी थी कि अधिकांश यूरोपीय राज्य उस समय स्वतंत्र थे वो यूरोपीय राज्य एक दूसरे से युद्ध में आपस में उलझे रहते थे। तो तत्कालीन परिस्थितियों में इनकी किताब ने अत्यधिक प्रसिद्धि पाई और इनकी किताब की प्रसिद्धि के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता ग्रोसियस को कहा जाता है और जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1789 में जर्मी बेंथम ने अपनी पुस्तक में किया है। ये कुछ बातें हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि 2 सिद्धांतों पर आधारित है और दोनों ही सिद्धांत रोमन विधि से लिए गए हैं। पहला सिद्धांत है जस जेंटियम, जिसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। ये 2 देशों के मध्य संबंधों को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत कहलाता है। और दूसरा है जस इंटरजेंटस, लॉ बिटवीन द पीपल। इसमें वे संधियां और समझौते जो देशों के मध्य पारस्परिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं ये आते हैं। जस जेंटियम, लॉ ऑफ नेशंस। प्राकृतिक विधि की अवधारणा को रोमन न्यायशास्त्रियों ने हाथों हाथ लिया और उसको उन्होंने अपनी विधि पर लागू किया और प्राकृतिक विधि को उन्होंने जस सिविल का नाम दिया। जस सिविल अर्थात सिविल लॉ। सिविल लॉ वह कानून जो रोमन व्यक्तियों के संबंधों को नियंत्रित करता था, जबकि जब बात आती थी किसी बाहरी विदेशी व्यक्ति की तो रोमन लोग जस जेंटियम का इस्तेमाल अपने और विदेशी व्यक्तियों के व्यवहारों पर लागू करते थे। ये सिद्धांत रूल ऑफ लॉ के समान है। रोमन लोग उस समय मानते थे कि जो प्रत्येक राज्य है उसका मौलिक रूप से खुद का वैध एवं न्यायिक अस्तित्व है
तो जितना सम्मान हम अपनी विधियों को देते हैं उतना ही सम्मान हमें विदेशी विधियों को भी देना चाहिए। और उनका ये जो व्यवहार का जो ये तरीका है, ये जस्ट जेंटियम लॉ ऑफ नेशंस कहलाया। बाद में जस्ट जेंटियम दो भागों में बट गया, जस्ट जेंटियम पब्लिकम, जस्ट जेंटियम प्राइवेटम, अर्थात प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि हम इसके बारे में अगली स्लाइड में हम जानेंगे, प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी हम जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि सामान्य दो सिद्धांतों पर कार्य करती है और इन दोनों सिद्धांतों का समावेश हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में भी देखने को मिला है। अब हम चर्चा करते हैं लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा व्यक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द वो लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का समरूप है। जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये स्वतः ही समझ लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि जो राज्यों के संबंधों को विनियमित करती है, उनके मध्य बंधनकारी प्रभाव रखती है, बाध्यकारी प्रभाव रखती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि से भिन्न है। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न राज्य के नागरिकों की विवादों से संबंध रखती है, जिसको निर्णय के लिए किसी एक राज्य के न्यायालयों के समक्ष रखा जाता है। विभिन्न राज्यों के नागरिकों के मध्य विक्रय अथवा सेवा की संविदा व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि का उदाहरण है। इसको और ही ज्यादा सरल भाषा में पिट कोबेट ने समझाया है। पिट कोबेट के अनुसार प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों के समूह को कहते हैं जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य के न्यायालयों के समक्ष जब ऐसे वाद आते हैं जिनमें कोई विदेशी तत्व लागू होता है और जिसमें विदेशी व्यक्ति प्रभावित होता है, तो ऐसे मामले में उपयुक्त विधि क्या होगी जिसे लागू किया जा सके। इसे विधियों का संघर्ष भी कहते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमें देखने को मिला जब इटली के नौसैनिकों ने भारतीय नाविकों पर, उनके अनुसार उन्होंने समुद्री लुटेरे समझकर उनके ऊपर गोलियां चलाई और इस दौरान कुछ भारतीय नाविक मारे गए। उनका कहना था कि हमने विदेशी लुटेरे समझकर सामुद्रिक विधि के अनुरूप कार्य किया है, जबकि जो भारतीय नाविकों का उनका कहना था कि वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे और उन पर बिना किसी चेतावनी के ही इटली के नौसैनिकों ने गोलाबारी करना शुरू कर दी। ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल रहा और चर्चा में रहा। इसको लेकर इटली की सरकार और भारत की सरकार आमने सामने आ गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। अभी ये मामला विचाराधीन है और समय समय पर इस मामले की अपडेट्स आती रहती है। तो जहां पर भी एक व्यक्ति विदेशी हो, एक तत्व विदेशी हो और दूसरा तत्व राष्ट्रीय हो, तो वहां की अदालतों के सम्मुख और वहां की जो विधि है उसके सम्मुख से यह प्रश्न आ खड़ा होता है कि इनके ऊपर कौन सी विधि को लागू किया जाए। यहाँ पर विधियों का संघर्ष शुरू होता है। ध्यान रखना, तो लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि वो सीधे सीधे दो राज्यों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करती है, उन पर अपना विधिक प्रभाव रखती है और उन दोनों के नागरिकों पर अपना विधिक प्रभाव रखती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर एक मामला विदेशी और एक मामला अपना राष्ट्रीय उस राज्य का खुद का होता है। वहां पर ये संभावना होती है इनमें कौन सा कानून लागू किया जाता है, क्योंकि यहीं पर वो जियोपॉलिटिक्स एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा देश किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को दूसरे देशों की विधि से सुरक्षित रखना चाहता है। इसके लिए वो अनेक प्रयास करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इससे दो देशों के बीच में कई बार संबंधों में कटुता भी आ जाती है। इसका प्रत्यर्पण को लेकर हम इसमें प्रत्यर्पण के अध्याय में इस बात को लेकर हम और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा व्यक्तित्व प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर देख लेते हैं। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्यों तथा कुछ अंशों तक व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि व्यक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतया दो राज्यों के व्यक्तियों से संबंध रखती है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि का अंग है। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि को हम अपनी राष्ट्रीय विधि कह सकते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति की नहीं होती और उसका निर्माण राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है और जनरली ये उसी देश के नागरिकों के ऊपर लागू होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि पूरी दुनिया पर समान रूप से लागू होती है और हर देश की प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अलग अलग होती है। हर देश अपने अलग अलग कानून बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये इसका सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल लॉ है।
चाहे से अंतरिक्ष में हो तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के वही नियम लागू होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि ने बनाए हैं, और चाहे से वो धरती पर हो, यहाँ पर ही वो ही नियम लागू होते हैं। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जबकि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास रूढ़ियों एवं संधियों से होता है। संधियों में एक पर एंजिलोटी का सिद्धांत दिया हुआ है, पेक्टा sunt servanta। राज्य जो भी संधियां करेंगे उनका सम्मान पूर्वक पालना करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट इंटरजेंटिस लॉ बिटवीन द पीपल, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार की गई थी, वो संपूर्ण विश्व के नागरिकों के ऊपर लागू है। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में जाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि की हमने परिभाषा देखी है। और ध्यान रखिएगा आप, अंतर्राष्ट्रीय विधि में जब भी मैं राज्य शब्द का इस्तेमाल करूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी देश राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्टेट राज्य का अर्थ देश से है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।